हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कॉस्ट अकाउंटिंग की आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ईओक्यू बोलेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के टॉपिक को। तो वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। तो अगर यदि हम डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है दैट डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम, जो कि डिटरमाइन करता है किसी भी आइटम की क्वांटिटी को टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट बोथ हैंडलिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैं आपको बताता हूं इसमें कि जैसे किसी भी बिजनेस में इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट हर टाइम रहती है, तो उस इन्वेंट्री को आप ऑर्डर करते हैं और उस इन्वेंट्री को आप हैंडलिंग करते हैं, तो उसमें ये दोनों कॉस्टें, ऑर्डरिंग कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। इन दोनों कॉस्ट की टोटल को हम टोटल कॉस्ट बोलेंगे। तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो एक ऐसी क्वांटिटी डिसाइड करता है कि जो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी टोटल कॉस्ट है, जो इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो मिनिमम होगी। राइट? समझ में आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। जो ईओक्यू मॉडल है वो 1915 के अंदर एफएन हैरिस ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर यदि हम ईओक्यू देखते हैं, so EOQ determine how much quantity to be placed in order, यानी कि जो आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके अंदर कितनी क्वांटिटी का जो है वो ऑर्डर प्लेस करेंगे टू मिनिमाइज द एनुअल कॉस्ट। जो आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट है वो आपकी कम से कम हो। टोटल कॉस्ट में आपकी हैंडलिंग कॉस्ट और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो दोनों इंक्लूड होंगी। यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम एक ऐसी क्वांटिटी को ऑर्डर करते हैं जिससे उस इन्वेंट्री को रखने की और इस इन्वेंट्री के ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है वो मिनिमम है। अगर यदि हम देखते हैं कि जो इन्वेंट्री जो ईओक्यू है, ईओक्यू में जो दो कॉस्ट है वो इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपकी हैंडलिंग कॉस्ट और एक आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को हम जो है आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर यदि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ उसकी अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, एक बार अजम्पशंस को हम देखते हैं। द ईओक्यू विल बी डिटरमाइंड फॉर एवरी प्रोडक्ट इंडिविजुअली इन द बिजनेस, यानी कि जितने बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट यूज होते हैं हर एक के लिए अलग अलग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है हम डिटर्मिनेशन करते हैं, क्योंकि हर एक के लिए यूजेबिलिटी अलग अलग होती है। तो इसलिए एक प्रोडक्ट के लिए ईओक्यू जो कैलकुलेट करते हैं वो सभी प्रोडक्ट के लिए जो है वो फिजिबल नहीं होती कि वही ईओक्यू जो है वो सेम रहे। तो इसलिए हर एक प्रोडक्ट के लिए जो हम अलग अलग ईओक्यू की कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट जो इसके जंक्शंस आती है, एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट इन यूनिट्स इज नॉन विद सर्टेनिटी, यानी कि आपको पूरे साल में कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आपको एडवांस में पता होनी चाहिए। इसके बाद जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है इज नॉन, आपको पहले से पता हो कि एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट है, एंड कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल में वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेम वे में जो इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट है, यानी कि जो इन्वेंट्री आप रखते हैं उसको रखने की जो कॉस्ट है वो भी थ्रू आउट द ईयर जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। द ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड एट वंस एज ए सिंगल बैच, यानी कि जो भी आपने ऑर्डर किया है क्वांटिटी का वो आपको एक सिंगल बैच में जो है वो डिलीवर हो जाएगी। इसके बाद इमीडिएट रिप्लेनिशमेंट एज ए स्टॉक लेवल रीचेज एग्जैक्टली टू मिनिमम स्टॉक, यानी कि जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक का जो लेवल है वो मिनिमम स्टॉक लेवल तक पहुंच जाता है तो आप उसी टाइम जो है ऑर्डर जो है वो प्लेस करेंगे। इसके बाद कांस्टेंट लीड टाइम इज ओनली अलाउड। कांस्टेंट लीड टाइम क्या होता है कि जो आपने ऑर्डर प्लेस किया और जो ऑर्डर रिसीव किया उसके बीच में जो टाइम गैप है वो आपका लीड टाइम कहलाता है, तो वो भी आपका कांस्टेंट रहना चाहिए।
तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अजम्पशंस हैं और इन अजम्पशंस के बेसिस के ऊपर जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन की जाती है। इसके बाद कुछ एक फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इफेक्ट करते हैं, यानी कि जो आपने ईओक्यू कैलकुलेट कर लिया उसके बाद भी वो वेरिएट हो सकती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिक्स होती है, तो अगर यदि आप क्वांटिटी कम मंगवाए या ज्यादा मंगवाए तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ही देनी पड़ेगी। तो इस कारण से जो इकोनॉमिक ऑर्डर जो क्वांटिटी है वो वेरिएट हो सकती है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट ऑफर्ड बाय द सप्लायर, यानी कि सप्लायर ने कोई बेनिफिट दे दिया कि अगर यदि आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे या कुछ इंटरेस्ट में जो है आपको रिडक्शन कर देंगे। तो इस टाइप से कुछ बेनिफिट्स अगर सप्लायर प्रोवाइड करवा देता है तो भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में चेंज आ जाता है। इसी तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस है, उसके कारण भी आप ईओक्यू वेरिएट कर सकती है। और इसके अलावा जो फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है उससे भी जो ईओक्यू जो है वो इफेक्टेड होती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ईओक्यू को इफेक्ट कर सकते हैं। जो आप ईओक्यू को डिटरमाइन करेंगे तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगे। एक तो एनुअल यूजेस, ये मैंने आपको भी जो जंक्शंस उसमें बताया कि पूरे साल के दौरान जो है बिजनेस के अंदर कितनी यूनिट्स का जो है वो कंजम्पशन रहेगा। इसके बाद सेकंड आपको देखना पड़ेगा कि प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट जो है वो क्या है, यानी कोई ऑर्डर आप जो प्लेस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आती है। इसी तरीके से जो कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट की, एनुअल कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी है। इन तीनों चीजों की हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम ईओक्यू की जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। तो एनुअल यूजेस तो है, आपको पता लग जाएगा कि बिजनेस के अंदर कितनी हमारी जो है पिछले सालों के बेसिस के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम प्रोक्योरमेंट कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ये कॉस्ट कौन सी होती है? These costs are associated with processing and follow up the purchase order, यानी कि परचेज ऑर्डर को फॉलो अप करना और उसको प्रोसेस करने के साथ जो भी कॉस्ट जुड़ी होती हैं वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। तो इसमें क्या क्या कॉस्टें आती हैं? प्रिपरेशन ऑफ डिमांड लेटर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि वेरियस डिपार्टमेंट आपको जो लिख के भेजेगा कि हमारे को इतना इतना मटेरियल चाहिए। इनवाइटिंग कोटेशन, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, फॉलो अप ऑफ ऑर्डर, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स आफ्टर रिसिप्ट्स। तो ये सारे की सारी चीजें जो है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाती हैं। इसके अलावा ऑर्डरिंग कॉस्ट में जो है आपकी पेपर वर्क, सारा पेपर वर्क की जो भी कॉस्टें होती हैं, पोस्टेज जो कॉस्ट होती है वो भी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। अब जो ऑर्डर कॉस्ट है वो फिक्स होती है, जो कि ऑर्डर के साइज से इन्फ्लुएंस नहीं होती, यानी कि ऑर्डर का साइज आपका चाहे कितना बड़ा हो या छोटा हो, जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता। मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 10,000 यूनिट्स की होती है और जो ऑर्डर कॉस्ट जो है पर ऑर्डर कितनी आती है? 50 रुपए की। अगर यदि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो 10,000 यूनिट्स का, तो जो आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगी वो आपकी 50 रुपये रहेगी। लेकिन अगर यदि मान लीजिए 2000 यूनिट्स के आप 5 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी कि क्योंकि पर ऑर्डर जो है 50 रुपये था, 5 रुपये के हिसाब से इसको 5 ऑर्डर के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल ऑर्डर कॉस्ट है वो आपकी 250 रुपये आ जाएगी। अगर यदि हम इसको फॉर्मूले में कैलकुलेट करते हैं तो आर आ जाएगा आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई क्यूओ, यानी कि कितनी आपने ऑर्डर प्लेस करने हैं, कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है, मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। तो जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कैलकुलेट होकर ये आ जाती है। अब अगर ये देखिए कि आपको एनुअल रिक्वायरमेंट अगर यदि हमारी फिक्स रहती है, आपकी 10,000 है जो कि हमारी जंक्शंस में है, और जो ऑर्डर साइज है वो वेरिएट करता है। आपने 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर किया, 2000 का किया, 2500 का किया, 5000 का किया और 10,000 का किया। तो अगर यदि हम नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज से डिवाइड करेंगे तो 10, 5, 4, 2, 1 आ जाएगा। पर ऑर्डर कॉस्ट आपकी 50 रुपये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 500, 250, 200, 150 आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये? अब जितने ज्यादा ऑर्डर होंगे उतनी ही ये जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ज्यादा होगी। तो ऑर्डर साइज के अकॉर्डिंगली अगर यदि हम देखें तो ऑर्डर साइज अगर छोटा रहेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी ज्यादा रहेगी, राइट। अगर यदि हम इसको ग्राफिकल
देखते हैं तो ग्राफ में आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यदि आपका ऑर्डर साइज जो है वो छोटा रहेगा तो आपकी ऑर्डर कॉस्ट जो है वो आपकी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरीके से ऑर्डर साइज अगर बड़ा रहेगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपके कम हो जाएंगे, तो ये आपकी मिनिमम आ जाएगी। तो अगर यदि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो आपको इसमें ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर। अब सेकंड कॉस्ट हमारी आती है कैरिंग कॉस्ट और जो है होल्डिंग कॉस्ट। इसको हम कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और पोजीशन कॉस्ट भी हम बोलते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट दैट इज एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टोरेज ऑफ मटेरियल, यानी कि जो कि फिजिकल स्टोरेज ऑफ मटेरियल के साथ रिलेट होती है, उस कॉस्ट को हम कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। जब तक आप उसको स्टॉक को यूज में या सेल में लेके आते हैं, वहां तक आपको स्टॉक को रखने में कितना खर्चा आया, उसको हम कैरिंग कॉस्ट बोलेंगे। तो ये जो कॉस्ट है वो आपकी पर यूनिट में भी हो सकती है और परसेंटेज में भी हो सकती है। ठीक है। या फिर आपकी 5 रुपये पर यूनिट या 10% अगर यदि हम बोल दें इन्वेंट्री वैल्यू की, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर ये ज्वाइंट में भी आ सकती है, जैसे 5 रुपये पर यूनिट है और 5% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू है, तो इस तरीके से भी ये कॉस्ट की जो हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जिसका सिंबल रहता है CH, जो है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो आपकी ऑर्डर क्वांटिटी आएगी QO डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग। तो इसको हमने 2 से डिवाइड क्यों किया, इसके पीछे भी रीजन है कि हम इसमें एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री क्यों लेते हैं कि क्योंकि आपने कोई भी स्टॉक को ऑर्डर किया है तो वो आपके पास स्टोर में पूरे महीने एक जैसा नहीं रहता, आपने उसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसको यूज करते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है हम इसको एवरेज इन्वेंट्री भी ले सकते हैं। तो Q0 क्वांटिटी ऑर्डर्ड डिवाइडेड बाय 2 या एवरेज इन्वेंट्री हम इसको बोल सकते हैं। तो जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। कैपिटल कॉस्ट आती है इसमें, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ हैंडलिंग आती है, कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंसी आती है एंड डिटोरेशन आती है। तो कैपिटल कॉस्ट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी तरीके से स्टोरेज में आ जाएगा रेंट, डेप्रिसिएशन, क्लरिकल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन पर्सनल स्टोरेज, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इसके अलावा लॉस ऑफ ऑब्सोलेंसी आ जाएगा, रिडक्शन इन वेट आ जाएगा एंड पिलफरेज आ जाएगी। तो ये सारी की सारी कॉस्टें जो हैं कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। अगर यदि हम टेबल से देखते हैं तो अगर यदि आपकी वही रिक्वायरमेंट आपकी 10,000 है एनुअल रिक्वायरमेंट एंड ऑर्डर साइज आपका 1,000, 2,000, 2,500, 5,000 एंड 10,000 है। एवरेज स्टॉक अगर यदि हम लेंगे तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको ऑर्डर साइज को, तो ये आपका आ जाएगा 500, 1,000, 1,250, 2,500 एंड 5,000। अगर हम 5 रुपये लेते हैं या 5% लेते हैं तो ये आपकी आ जाएगी 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो इसमें हमने 5,000 आ जाएगा, 6,250, 12,500 एंड 25,000। तो इस तरीके से हमने जो है कैरिंग कॉस्ट को जो है कैलकुलेट करना है। चार्ट के हिसाब से अगर यदि आप इसको देखोगे तो जैसे जैसे आपका जो ऑर्डर साइज है वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ती चली जाएगी। तो हैविंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि ज्यादा स्टॉक अगर यदि आप परचेज करेंगे तो हैंडलिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि स्टोर करने के आपके एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी अगर यदि आपकी जो ऑर्डर साइज है वो इंक्रीज हो। इसके बाद अगर यदि हम EOQ को कैलकुलेट करते हैं तो 3 तरीके से EOQ कैलकुलेट होता है। एक तो टेबुलर मेथड, टेबल मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और अलजेब्रिक मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इन तीनों मेथड्स को देखते हैं। अगर यदि हम टेबल बनाते हैं इसके लिए EOQ के लिए, तो अगर मान लीजिए कि एनुअल यूजेस है ऑर्गेनाइजेशन में 1000 यूनिट की है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर हमने ये एस्टिमेट किए। एक ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं 2, 4, 8, 10, 12, 20 और 50। ऑर्डर साइज कितना रहेगा, ऑर्डर साइज के लिए आप क्या करेंगे, एनुअल यूजेस को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करेंगे। तो ये 1000 आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, इसी तरीके से 250, 125, 100 ऑर्डर्स, 100 क्वांटिटी का, सॉरी ऑर्डर साइज 100 क्वांटिटी का, और 83 यूनिट्स का आ जाएगा, ये 50 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स का आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर हमने सपोज किया कि 50 रुपये पर ऑर्डर है, तो ये कैसे आएगी कि आपने ए को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ए में जितनी भी है इसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ये आ जाएगा 50 रुपी, 100 रुपी, 200, 400, 500, 600, 1000 एंड 2500। अब हमने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट किया। एवरेज इन्वेंट्री कैसे करेंगे, जो बी के अंदर जो भी आपकी ऑर्डर साइज है उसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये 500, 250, 125, 6 5.5, 50, 41.5, 2.25 एंड 10 आ जाएगा। अगर दी कैरिंग कॉस्ट जो है वो 10 रुपी पर यूनिट है तो आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, आपने डी कॉलम को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5000, 2500, 1250, 625, 500, 415, 250 एंड 100 रुपी। टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी कि आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को आपने ऐड कर दिया। तो मैक्सिमम आपकी 5050 आ रही है, मिनिमम आपकी 1000 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी मिनिमम आती है यहाँ पे जब आपके 10 ऑर्डर होते हैं और 100 ऑर्डर साइज आपका होता है, तो ये आपकी मिनिमम आती है, ठीक है। तो एक चीज आप इसमें और देखेंगे कि ये जो EOQ है यहाँ पर आपकी प्लेसिंग ऑर्डर भी आपकी मिनिमम है और आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी आपकी मिनिमम है। यानी कि EOQ एक ऐसा लेवल है जहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपकी मिनिमम आती है। अब इसको अगर यदि हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं तो सेम इसी तरीके से पिक्चर जो अगर आप अपलोड करेंगे तो ये यहाँ पर 500 रुपये आएगा। तो ये मिनिमम आएगी आपकी जो है कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, और जो टोटल कॉस्ट है वो भी आपकी यहाँ पर मिनिमम 1000 रहेगी। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब अगर यदि हम इसको एल्जेब्रिक मेथड में देखते हैं तो पहले तो हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है EOQ का ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, किस तरीके से हम इसके डेरिवेशन करते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया कि EOQ लेवल के ऊपर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो आपकी कैरिंग कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एनुअल यूजेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑर्डर, यानी कितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। इसी तरीके से कैरिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हैंडलिंग कॉस्ट। अगर यदि हम इसको एब्रीविएशंस दे देते हैं, इसको ए बोल देते हैं एनुअल यूजेस को, क्यू बोल देते हैं क्वांटिटी ऑर्डर को, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ऑर्डर आ गया, इसी तरीके से क्यू क्वांटिटी ऑर्डर, 2 कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग आ गया। अगर यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और जो है कॉस्ट ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग। तो इसको जो स्क्वायर है इसके कारण से इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाता है, ठीक है ना, 2a कॉस्ट ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट और द हैंडलिंग कॉस्ट। तो a है आपकी एनुअल यूजेस, इसको कई बारी आपको बुक में R से भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगा, और a एक ही बात है, एनुअल यूजेस या रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट्स R, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये आ जाएगा हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है। आप पूरा फॉर्मूला इसको आप देख सकते हो कि 2R इंटू में कॉस्ट ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग का स्क्वायर रूट हम इसको लेते हैं, ठीक है। अभी जो हमने टेबुलेटर फॉर्म में देखा था उसी क्वेश्चन को अगर यदि आप देख रहे हैं तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू में 1000 एनुअल रिक्वायरमेंट थी, 50 रुपए पर ऑर्डर कॉस्ट था और 10 रुपए जो है आपकी हैंडलिंग कॉस्ट थी। तो ये 10,000 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 100 यूनिट्स आ जाएगा। एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी 1000 थी, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपके 10 आ जाएंगे। एक और रिलेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक एनुअल डिमांड ऑफ इन ए बिजनेस 64,000 यूनिट्स है, 10 रुपये पर यूनिट जो है वो उसकी कॉस्ट है। जो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आपकी 10 रुपये आती है, जिसमें आपका क्लरिकल कॉस्ट, पोस्टेज, स्टेशनरी वगैरह आती है। तो जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपकी 20% जो है वो पर एनम है। सबसे पहले आपको EOQ कैलकुलेट करना है। तो EOQ के लिए वही फॉर्मूला आपने ले लिया। कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, 2 आपने ले लिया, इसमें मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट 64,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 10 और 20% जो है हैंडलिंग कॉस्ट 2 रुपये आ जाएगा। तो ये 6,40,000 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 800 यूनिट आपकी जो है EOQ आ जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने रहेंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ आपके 80 ऑर्डर्स रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये हमने कैलकुलेट कर दी। इसके बाद टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, तो टोटल जो है आपके 600
35 डेज आएंगे, डिवाइडेड बाई 80 ऑर्डर्स को आप डिवाइड कर दोगे तो 4.56 जो है वो आपका डेज का जो है वो गैप रहेगा दो ऑर्डर्स के बीच में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मेरे ख्याल से आपको ईओक्यू मेथड जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।